नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट नंबर है 33, यानी कि इससे पहले 32 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो आपके डेली आते हैं सुबह 7 बजे। तो चलिए, नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आपको जाकर चेक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आज के क्वेश्चन बड़े ही शानदार हैं, आप स्कोर जरूर चेक करिएगा। लिखा हुआ है कि दो खंभों की ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर और 30 मीटर, यानी कि दो खंभे हैं, उनकी ऊंचाई 15 मीटर और 30 मीटर है और वह 36 मीटर की दूरी पर हैं। उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि उनका जो शीर्ष है, यानी कि उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें। वो क्या होगी? 41 मीटर, 36 मीटर, 39 मीटर या 49 मीटर। तो आपको करना है क्वेश्चन किस तरीके से होगा, चलिए आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले खंबे बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये पहला खंबा हो गया आपका इस प्रकार से, और दूसरा खंबा भी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब देखिएगा कि ये वाला जो खंबा है ये 15 मीटर ऊंचा है, ठीक है साहब, और ये वाला जो खंबा है ये 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है इन दोनों के बीच में जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है ये आपकी कितनी है? 36 मीटर है, ठीक है। वो बोल रहा है कि इनके शीर्ष के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि ये वाली दूरी आपको बतानी है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो शीर्ष में जो दूरी है ये आपको बतानी है कि ये कितनी है। अब ये करने का तरीका ये है कि आप देखिए कि सबसे पहले ये जो 36 है, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचता हूँ ये वाली, तो ये भी कितनी हो जाएगी? आपकी 36 हो जाएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक आपका ये बन रहा है, आयत बन रहा है ये वाला। तो आप देखेंगे ये वाले आयत में, देखिए ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा, और ये 36 है तो ये भी 36। अब ये 15 है आधा, तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा? ये टोटल 30 है तो ये भी इधर 15 हो जाएगा। और अगर ये 36 है ना, और ये 15 है, तो ये देखिए यहाँ पर जो बना, ये आपका बना क्या? ये आपका बन गया कर्ण। क्या बन गया? एक मिनट बना देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो बना आपका ये कर्ण बना। अब ये कर्ण अगर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर और आपका लंब का स्क्वायर। अब देखिएगा कि आपका कैसे करना है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि आपकी जो भुजाएं थी, जैसे कि आपकी तीन, आपकी ये थी ना, आपकी वो भुजाएं थी कौन सी? ट्रिपलेट जो थे वो कौन कौन से थे? 5, 12 और 13। आपको याद हो तो एक भुजा ये 13 थी, तो आपको याद होगा कि ये आपकी 5 रहती थी और ये 12 रहती थी, याद है? आपको याद होगा, यानी कि 13 का स्क्वायर 169, तो ये 12 का 144 प्लस 25 मिला के 169 हो रहा। तो 5, 12, 13 का ये गुणे में ही है। ये 5 के हिसाब से 5 गुणित 3 हुआ तो 15 हुआ, ये 12 गुणित 3 हुआ तो 36 हुआ, यानी कि इंटू 3 हो रहा है। तो ये 13 है तो इंटू 3 करेंगे तो 13 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। यानी कि ये जो लंबाई है, ये जो कर्ण की लंबाई है, ये आपकी 39 हो जाएगी। आपको कहीं से करके देखना है? 5, 12 और 13 से। और ये याद होगा आपको 5, 12, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 36 का स्क्वायर जो भी हो, दोनों को जोड़ के देखिएगा किसका स्क्वायर आ रहा होगा, तो 39 का स्क्वायर होगा। और ये शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो 5, 12, 13 याद रख लीजिए, इससे हो जाएगा। और क्या क्या ट्रिपलेट होते हैं? 3, 4, 5 होता है। ये ट्रिपलेट मतलब बता रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल के, ये बता रहा हूँ मैं आपका जो कर्ण है ये 5 है और ये 3, 4 है। इस प्रकार से 3, 4, 5 हो गया, तो 3 के आप जैसे 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 6, 8, 10 भी हो जाएगा। इस प्रकार से इनके गुणे में चलते हैं। और 5, 12, 13 भी है, तो 5 का डबल 10 है ना, 12 का 24, इस प्रकार से भी चलते हैं। और 13 का 26, तो 10, 24, 26 भी चलते हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आज के क्वेश्चन शानदार हैं, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का निश्चित तरीका निहित है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, और पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों को लिखने का तरीका, या फिर कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप व अभ्यास। तो कौन सा जो तरीका सिद्धांत है वो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता? तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। ये तर्क और सोचने का निश्चित तरीका में निहित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है कि 730 रुपए को ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इसमें इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को यदि 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 रुपए मिलते हैं, और बी को अगर 3.5 रुपए मिलते हैं तो सी को 3 रुपए मिलते हैं। तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितने रुपए अधिक हैं? चलिए इसको आप लोग कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। चलिए करने का तरीका क्या होगा,
देखिए इनका रेशो बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं। वो बोल रहा है कि ए को 3 रुपये मिलते हैं तो ए की जगह लिख देंगे 3, और बी को 4 मिलते हैं तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है साहब। अब वापस से बी को 3.5 मिल रहा है तो यहाँ लिख दूंगा 3.5, और यहाँ कितना, सी को कितना मिल रहा है तो यहाँ लिख दूंगा 3। अब यहाँ जगह खाली है तो यहाँ मैं यहाँ लिख दूंगा 4, और यहाँ जगह खाली है तो यहाँ लिख दूंगा 3.5। उससे आपका रेशो बनेगा 3 का इंटू 3.5 में करेंगे 3 3 9, और आपका 1.5 यानी कि बन जाएगा 10.5। कितना बन जाएगा 10.5। इनमें इनका इंटू करना है इधर। अब 4 का इंटू 3.5 में करेंगे, 3.5 का डबल होता है आपका कितना 7, और 7 का डबल हो जाएगा 14, यानी कि 3.5 का इंटू 4 में करूंगा तो हो जाएगा 14। ठीक है। और 4 का इनमें करूंगा तो 4 तिया 12, यानी कि रेशो बना मेरा 10.5 है ना। ए का तो आ गया 10.5, बी का आ गया 14, और सी का आ गया 12। चलिए लिख लेते हैं ए बी सी का 10.5, इसका 14 और इसका 12। अब वो बोल रहा है कि सबको मिल रहे थे 730 रुपए, तो मैं 730 लिख दूंगा, और इसके नीचे क्या लिखूंगा, इसके नीचे तीनों का योग लिख दूंगा। तो 10.5, 14 और 12 मिला के कितने हो रहे हैं, तो 2 और 4 6, 6 का 6, 0 का 0, और 1 और 2 और 3 यानी कि 36, और यहाँ 0.5 था तो यहाँ 0.5 लगा लो। अब इंटू क्या करना है, देखिए जो बराबर है वो नीचे आ गया, यानी कि 730 किस में बांटना है, इन तीनों में, तो इन तीनों को जोड़ के मैंने 36.5 नीचे लिख दिया। ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है कि बी का जो हिस्सा है यानी कि ये सी के हिस्से से यानी कि इससे कितना अधिक है, तो यहाँ देख रहे हो कितना अधिक है, तो 12 से 14 कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 2 अधिक है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, और 365 का डबल होता है 730, या फिर 36.5 का डबल 73, इस प्रकार से। और 20 आ गया, और 20 दूना कितना हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40 रुपये अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। लिखा हुआ है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त का मतलब हुआ है सोई हुई, है ना, सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है, मतलब गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों यानी कि दिमाग की शक्तियों को प्रशिक्षित यानी कि ट्रेन करने का अवसर प्रदान करता है, और सोई हुई आत्मा में चेतना और नवीन जागृति का उत्पन्न करने का कौशल विकास करता है। ये कथन किसने कहा था, प्लूटो ने कहा था, या रिस्क ने, या स्किनर, या हार्बर। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास कि किसने ये कथन कहा था। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ कि ये जो सुषुप्त आत्मा वाली बात की थी वो की थी प्लूटो ने, या फिर इसको प्लेटो भी लिखा जाता है। बहुत सी जगह इनका नाम प्लेटो है और बहुत सी जगह प्लूटो है। तो करेक्ट तो आपका प्लेटो ही है ना, प्लेटो ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत टाइप हो गया, तो प्लेटो अधिकतर सही होता है। तो प्लेटो ने ही कहा था गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। लिखा हुआ है, देखिए करने की कोशिश करिए आप। लिखा हुआ है कि 49 किलोग्राम मिश्रित चाय में, यानी कि एक चाय है मिश्रण वाली जिसमें असम वाली चाय और दार्जिलिंग वाली चाय, 2 प्रकार की चाय है 5:2 के अनुपात में। ठीक है साहब। फिर दार्जिलिंग वाली चाय की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई जाए कि असम की चाय और दार्जिलिंग चाय का अनुपात 2:1 हो जाए। ठीक है साहब। आपको करना है इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मिश्रण आप लिख लीजिए। मिश्रण कितना है भैया, 49 किलो, यानी कि मान लो ये पोटली है आपकी, है ना, चाय की, है ना, यूँ समझ लो। इस पोटली में भैया आपकी 2 तरह की चाय है, कौन कौन सी, एक तो असम वाली है न, एक और है, क्या नाम लिखा है भैया, दार्जिलिंग। ठीक है साहब, दार्जिलिंग वाली चाय है, 2 तरह की चाय है। ठीक है साहब। वो बोल रहा है कि अनुपात उनका 5:2 है, यानी कि ये 5 के अनुपात में है तो ये 2 के अनुपात में। अब ये यूं देखो कि 49 किलो है और 5:2 का अनुपात मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि ये 49 जो है 5 और 2 मिला के 7 के बराबर, और एक रेशो बराबर निकालता हूँ तो 7 ही 7 ही 49, यानी एक रेशो बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ इस एक रेशो से इंटू करता हूँ तो 7 5 जो ये कितना आ गया, तो भैया ये वाली चाय है इस 49 में से 35 और 7 दूनी 14, है ना। तो ये वाली जो चाय है ये आपकी कितना है 14 किलो, तो 35 किलो और 14 किलो आपकी चाय आ रही है। ठीक है साहब। असम वाली, और आपकी ये असम वाली है और ये वाली है दार्जिलिंग वाली। ठीक है साहब। अब वो बोल रहा है कि आपको दार्जिलिंग वाली चाय की मात्रा में कितनी मिलानी है, मतलब ये वाली जो है दार्जिलिंग वाली ये मिला रहे हैं अपन, तो यहाँ लगा लो क्रॉस, यहाँ लगा लो क्रॉस। ठीक है साहब। और ये बोल रहा है कि असम वाली और दार्जिलिंग वाली किस अनुपात में हो जाए, तो आपकी हो जाए 2 और 1 के अनुपात में। किस अनुपात में हो जाए, ये हो जाए 2
और 1 के अनुपात में, ठीक है साहब। तो इसमें कुछ मिला रहे हैं, मतलब इसके अनुपात के मैं तो हाथ भी लगाऊंगा, यानी कि ये जो 35 है ये नए रेशो में 2 के बराबर है, यानी कि ये जो 35 किलो है नए रेशो में कितने के बराबर रहनी चाहिए, 2 के बराबर। तो मैंने लिखा 35 को लिखा 2 के बराबर, और मुझे क्या चाहिए, ये वाला 1 करना है, 2-1 अनुपात करना है, यानी कि 35 तो 2 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना, तो 35 को आधा कर देंगे तो 17.5 किलो आ जाएगा। कितना किलो आ जाएगा, 17.5 किलो। अब यहाँ पर आपने देखा कि पहले तो आपकी 14 किलो थी और अब हो रही है 17.5 किलो। कितनी हो गई है, 17.5। तो आपने देखा 14 से बढ़ के 17.5 हो गई, मतलब कितने किलोग्राम बढ़ी, तो 3.5 किलोग्राम बढ़ी, यानी कि आपने कितनी मिलाई दार्जिलिंग वाली चाय, 3.5 किलो। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3.5 किलोग्राम। बोलो समझ में आया क्या? तो किसी को नहीं आया हो तो एक बार और इस वीडियो को पीछे ले जाकर समझ लेना, और या फिर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, मैंने कुछ नहीं किया, इस 49 टोटल मिश्रण था उसको 5-2 अनुपात में बांटा, तो ये 35 आ गया और ये 14 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर थी। अब उसने बोला कि आपको दार्जिलिंग वाली चाय मिलानी है, मतलब ये वाली मिला रहे हैं, तो इसको लगाओ क्रॉस, जो मिला रहे हैं उसको लगा दो क्रॉस, और अनुपात लिख दो कि भैया 2-1 में करना है, यानी कि ये 14 आपका 1 रहना चाहिए, है ना, ये 14 आपका 1 रहना चाहिए और ये 2 के बराबर है। तो ये 35 जो है नए मिश्रण में, ये जो 35 किलो है नए मिश्रण में 2 के बराबर है। तो मेरे को बताओ 1 के बराबर कितना होगा, तो इंटू 1 किया तो 2 से किया 17.5 आ रहा है, यानी कि ये तो 35 ही है और ये 17.5 हो गई। तो आपकी पहले तो 14 किलो थी, अब 17.5 हो गई, तो बताओ कितनी जोड़ी होगी, तो डिफरेंस देखा तो 3.5 किलो, यानी कि दार्जिलिंग वाली चाय कितनी मिलाई, 3.5 किलोग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और आज आपको कमेंट भी करना है कि आज की क्वेश्चन अब कैसे लगे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षा इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान प्रयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। कैसा है, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, या फिर समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना, या फिर सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो पाठ्यक्रम में गणित शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन चारों में से क्या हो सके, व्यवहारगत परिवर्तन क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना ही आपका व्यवहारगत परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक रेजिमेंट में, रेजिमेंट मतलब होता है एक सेना की टुकड़ी वगैरह, है ना, जिसमें रेजिमेंट में बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, रेजिमेंट में बटे होते हैं, पूरी आर्मी जो है बहुत सारे रेजिमेंट में बटी हुई है, ठीक है। उसमें अधिकारियों और सैनिकों का अनुपात 3:31 है, ठीक है साहब। एक युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे जाते हैं। अनुपात जो है आपका रेशो 1:13 हो जाता है। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे करते हैं। चलिए आप करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं अधिकारी, उसने 3 और 31 आपको रेशो दे रखा है। चलिए इसी रेशो से हम करने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने अधिकारी मान लें आपके 3x, कितने मान लिए, आपका 3 रेशो दिया है, तो ये देखिए ये अधिकारियों का रेशो है 3 और सैनिकों का रेशो है 31। तो मैंने 3x मान लिया और मैंने क्या किया, फिर आपके सैनिकों को मान लिया 31x। कितना मान लिया, 31x। अब वो बोल रहा है कि 6 अधिकारी युद्ध में मारे जाते हैं, तो मैंने क्या किया कि 3x थे उसमें से 6 मर गए तो माइनस कर दिया 6, ठीक है साहब। और सैनिक कितने मर गए, तो 22 सैनिक मर गए, तो इन सैनिकों की संख्या में से मैंने माइनस कर दिए 22। ये करने से क्या हुआ, ये जो सैनिक मर गए उसकी वजह से क्या हुआ, अनुपात 1:13 हो गया, यानी कि आपके अधिकारी तो हो गए 1 और आपके सैनिक हो गए 13। 1 और 13 का रेशो हो गया। देखिए अब इसको निकालना है x की वैल्यू, तो आपको निकालना है ये वाली अधिकारियों की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 13 है इसका इंटू इधर होगा और ये 1 का इंटू इधर हो जाएगा। तो 13 का इंटू होगा तो 39x, है ना, 13×39x माइनस 13×78 78 बराबर ये 31 का उधर इंटू हो जाएगा तो 31x माइनस इधर हो जाएगा 22, ठीक है। अब ये जो 31x है ये इधर आके माइनस होंगे तो 31x माइनस हुआ तो आ गया 8x, और ये 78 जो है उधर जाके आपका प्लस का हो गया, यानी कि 78 में से आपके घट गए 22, यानी कि 8 में से 2 गया 6, इधर 7 में से 2 गया 5, यानी कि 56 आया। तो x बराबर कितना आ जाए, तो 8x बराबर 56, तो 8 से काट लेंगे 8 ही 7 56, यानी कि x बराबर आया 7, x बराबर आया 7। तो आपके अधिकारियों की संख्या चाहिए तो 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि x की जगह 7 रख देंगे तो 7 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
8 लेते हैं। लिखा हुआ है, देखिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। यानी कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, यह सभी। तो किन किन चीज़ों पर नियंत्रण रखने का कौशल विकास होता है? तो आप आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। आपको सभी को स्कोर भी इसके साथ साथ मैं आज कल भी मैंने देखा था सभी बच्चों ने कमेंट किए थे, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से वीडियो को लाइक भी किया था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हो सके तो आज भी कर देना, है ना। चलो ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ, यह सभी, यानी कि इन सभी भावनाओं पर जो है नियंत्रण करने का कौशल विकास हो जाता है। तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं 9। लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि पर 12.5 वर्ष में 12.5 या फिर 12.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना है। देखिए इसको करने का तरीका बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है अपने को। क्या करना है? राशि का 3/4, तो राशि कुछ भी रही होगी उसका 3/4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राशि को 4 मान रहा हूँ, तो उसका 3/4 कितना होता है? 3 ही होता है। यानी कि राशि तो हो गई 4 और ब्याज हो गया 3। तो बड़ा आसान हो गया अब तो। कैसे? आप लिखोगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। ये कर दोगे। अब आपने क्या किया, देखो साधारण ब्याज तो आपने मान लिया 3 और आपकी राशि मान ली 4, तो साधारण ब्याज की जगह लिखो 3 और मूलधन की जगह लिखो आप 4 और इनटू रेट को पता नहीं है तो रेट की जगह 8 लिख दो। और आपका समय कितना है? 12.5 साल, तो आप लिख दो 12.5, है ना, इस प्रकार से। ठीक है। और बटे कर दो आप 100। ठीक है। अब आप क्या करोगे अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे लगाओगे 10। ठीक है। अब क्या करोगे, 125 तो 25 से करोगे, 25 5 125, 25 चौक 100 और 5 से करोगे 5 दूनी 10 और 4 से 4 कैंसिल और ये नीचे 2 बचा है, इधर 3 बचा है, तो ये जो 2 है उठ के इधर आ जाएगा और इनटू हो जाएगा, तो 2 तिया 6%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6%, यानी कि ब्याज की दर क्या है ये आपकी? आंसर हो जाएगा 6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय, आधार यानी कि उसका एक तरह से बेस, विज्ञान विषय का बेस किसको माना जाता है? किस विषय को माना जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन हो गया, है ना। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा कि विज्ञान के विषय का आधार किसको माना जाता है? गणित को माना जाता है। जैसे कि फिजिक्स से ले लो आप, केमिस्ट्री ले लो, तो फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल होते हैं, तो न्यूमेरिकल आपके किस पे है? गणित पे बेस्ड है। तो आपके विज्ञान विषय का आधार किसको माना जाता है? गणित को माना जाता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। लिखा हुआ है, यदि 1 रुपये पर 1 महीने के लिए साधारण ब्याज की राशि 1 पैसा है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 10%, 8%, 6% या 12%। चलो बड़ा आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, है ना। चलिए कैसे करेंगे, चलिए आप लोग पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए अब मैं बोल रहा हूँ साधारण ब्याज, तो वो बोल रहा है कि साधारण ब्याज तो क्या है? 1 पैसा है और आपका 1 रुपये पर लगा रहा है, यानी कि मूलधन क्या हो गया? 1 रुपया हो गया। तो आप लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर, ठीक से नहीं लिख पाया, एक बार लिख देते हैं, समझ जाइएगा। वैसे साधारण ब्याज बराबर आपका मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। तो आप साधारण ब्याज कितना है? वो बोल रहा है 1 पैसा है और 1 रुपये पर लगा रहा है, यानी कि इसको अगर रुपए में लिखना है तो 1/100 लिखना पड़ेगा। 1 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करना है तो बटे 100 करना पड़ेगा। क्यों? मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास तो 200 पैसे हैं, तो बताओ रुपए कितने? तो आप क्या करोगे कि आप बोलोगे 2 रुपये हैं। आपने क्या किया, मन ही मन में बटे 100 करके इसको काट दिया और ले आए 2 ले आए, तो आपका आंसर आ गया कि 2 रुपये हैं। तो मैंने 1 पैसे लिखा, तो आप बताओ कि रुपए में कैसे लिखेंगे? तो 1/100 लिख देंगे। अब मूलधन कितना है? तो 1 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 1। दर कितनी है? अरे यही तो ज्ञात करना है, तो रेट की जगह 8 लिख दो। ठीक है। वो बोल रहा समय कितना है? 1 महीना है, तो 1 महीना है, तो मैंने बोला था जब भी महीना आए तो नीचे क्या लिख दो? तुरंत 12 लिख दो। ठीक है। और इंटू क्या करना है? तो आपको पता है इंटू क्या करना है? 100 से इंटू करना है। ठीक है साहब। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखा आपने 100 से 100 खत्म और ये 12 चला गया उठ के ऊपर इनटू में, तो 12 एकम 12, तो रेट कितनी आ गई? 12%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बड़ा शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। लिखा हुआ है कि नितिन एक प्राथमिक विद्यालय में गणित के अध्यापक हैं, ठीक है साहब, और प्रोजेक्ट के विषय में समझाते हुए, यानी कि प्रोजेक्ट दे रहे होंगे उसके विषय में समझाते हुए उन्होंने कहा
कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है। यथार्थ यानी कि जो अपना जीवन चल रहा है उसका ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। तो यह कथन किसका है? मान लो उस नितिन ने कहा, लेकिन ये इन चारों में से किसी महान व्यक्ति ने परिभाषा दी थी प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट किसको कहते हैं। तो प्रोजेक्ट बोला जाता है यथार्थ जीवन, जो जीवन है उसका ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। आर्यभट्ट ने कहा, बेलार्ड ने कहा, स्टीवेसन ने कहा या पार्कर ने कहा। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है कि किसने कहा था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ये किसने कहा था? तो स्टीवेसन ने कहा था। किसने कहा था? स्टीवेसन ने। तो ये आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, स्टीवेसन ने ही कहा था प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक लकड़ी के बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई पर कुल कितना खर्च होगा यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगाई का व्यय 25 रुपये है। उस बेलन के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कुल खर्च कितना होगा, 22,000 रुपये, 44,000 रुपये, 25,000 रुपये या 50,000 रुपये। देखिए आपने बोला सर बेलन वाले और क्वेश्चन लाना, तो देखिए मैं लाया हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस इतना सा करना है कि कमेंट कर देना है। आपको नीचे जाकर कमेंट कर देना है कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन लाओ। और कल एक किसी ने कमेंट किया था कि सर वो संपूरक वाले सर 48 डिग्री कैसे अंतर आएगा, तो वो क्वेश्चन ही मैंने शामिल कर लिया। तो आपको कभी लगे कि सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन ही टाइप कर दो। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन ही ले आऊँगा, आपके लिए ही बना रहा हूँ वीडियो, आपको ही फायदा पहुँचना चाहिए, है ना, इसलिए। तो आपको कमेंट कर देना है जो भी, और आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट कर देना है। आपका प्यारा सा कमेंट जो है आगे क्वेश्चन लाने में मदद करता है। चलो कोई बात नहीं, इसको कैसे करेंगे। अब बेलन की बात हुई है और आपको बोल रहा है कि उस पर कलर करना है, रंगाई करनी है। तो समझने की बात है, जैसे कि ये बेलन है, समझ लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो आप कलर करने की बात की है, वक्र पृष्ठ की रंगाई। वक्र पृष्ठ मतलब होता है ये बाहर का इलाका, ये वाला। तो वक्र पृष्ठ जो है बाहर का इलाका, मतलब समझ जाओ आप, वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πRh। क्या होता है? 2πRh। अब वो बोल रहा है कि आपका 1 वर्ग सेंटीमीटर का रुपए खर्च कितना आ रहा है आपका 25 रुपए। तो पहले निकाल लो कि कितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, इंटू 25 कर देंगे, बड़ा आसान है। चलो लिखते हैं 2πRh इंटू 25 कर देंगे, बड़ा आसान है। 2 लिखा, फिर आपका पाई कितना है तो आप लिखोगे 22/7। रेडियस कितनी है, तो त्रिज्या उसने बोली ना 20 है, तो यहाँ लिख दो 20। ठीक है साहब। आपकी ऊंचाई कितनी है, हाइट की जगह लिख दो 14। ठीक है साहब। इनटू क्या करना है आपका, ये निकल के आ गया कि भैया इतना क्षेत्रफल है, ये जो है ये क्षेत्रफल निकल के आ गया। इंटू 25 करना है तो यहाँ लिख दो इंटू 25, ये आ गया आंसर। अब 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, है ना। अब यहाँ पे बन रहा है 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8 यानी कि 80 इंटू 22 इंटू 25। ठीक है, तो 25 8 कितना होता है, तो 200। तो 25 8 है 200, है ना। और आपका 80 का 1 0 और, ठीक है, और इंटू 22, तो 22 का डबल हुआ 44,000। दिख रहा है क्या कहीं? हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कितने रुपए लगेंगे, तो 44,000 रुपए लग जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा व्यावहारिक गणित का भाग है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ घटाव करना, समीकरणों को हल करना या बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यावहारिक गणित का कौन सा भाग है आपको बताना है। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी मित्र इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, व्यावहारिक गणित मतलब एक समझना, व्यावहारिक का मतलब होता है दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में डेली संख्याओं का हिसाब लगाते नहीं, जोड़ घटाव करते नहीं, समीकरणों को हल करते नहीं। तो बैंकों की जो कार्यप्रणाली है इसकी जांच करना, ये दैनिक जीवन या फिर व्यावहारिक गणित का एक भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लीजिएगा। लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। 40% की, है ना, 20 और 25 40 नहीं, 45% की, 20 25 45%, 50% की या 90% की। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किए हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप 100 में मान के भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 100 माना मैंने,
तो आपसे बोल रहा है पहले लंबाई बढ़ाई 20%, तो मैं क्या करूँगा 20% बढ़ाऊंगा तो कितना कर दूंगा 120 कर दूंगा। ठीक है साहब, अब 120% हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसमें 25% की वृद्धि, तो 120 का 25% कितना होता है 25 मतलब 1/4। तो यहाँ किया आपने 30, तो वो इसका 25% निकालेंगे 120 का, 120 का 25% निकाला तो कितना आया 25% मतलब 1/4, और 4 से किया तो 30, तो 30 जोड़ा तो कितना हो गया 150, यानी कि पहले तो आपका 100 था, अभी हो गया 150, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। और किसी समझ में आ रहा हो तो बेसिक तरीका भी है अपने पास। आयत क्या होता है, आयत होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब मान रहा हूँ कि मैं लंबाई और चौड़ाई आपकी जो मान रहा हूँ मैं 100 मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को परसेंट में बढ़ाना है तो 100 रखूंगा, तो मेरा आंसर आया यहाँ पर 10,000। ठीक है साहब, जहाँ तक बढ़ाया नहीं था। अब बढ़ाया 20%, तो 100 का बढ़ाया उसने 120 है ना, और 25 बढ़ाया यानी कर दिया 125। तो यहाँ पे 125 इंटू 20 करेगा तो 0 की 0 लिखा, 125 में 12 का किया, 125 का डबल कितना होता है 250, तो आंसर आया 25। तो 125 और 25 कितना हो गया 150, तो यहाँ आ गया 15,000। तो 10 से हो गया 15,000, तो 5,000 की वृद्धि हुई किस पे 10,000 पे। तो परसेंटेज में कितनी हुई तो इंटू 100, तो 5,000 से 10,000 2 बार, और 2 से किया तो 50%। तो इसका आंसर ऐसे भी लाया जा सकता है और डायरेक्ट 100 पे मान के भी किया जा सकता है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। लिखा हुआ है कि 20 मीटर लंबे बांस के 4 बराबर टुकड़े किए गए, तो उस बांस को कितनी बार काटा गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लीजिए, 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार। कैसे करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये, आपने ये तो नहीं किया कहीं, आपने कर लिया होगा, आपने यूँ तो नहीं किया 4 टुकड़े करने हैं, 4 बराबर तो कितनी बार 5 बार कट रहा है कि 4 बराबर तो 4 बार, ऐसा तो नहीं किया। चलो मान लेते हैं ये आपका बांस बना देते हैं, यूँ मान लो कि ये 20 मीटर लंबा बांस है। ठीक है साहब, इसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं, तो 4 बराबर टुकड़े करने हैं, तो मान लो आपका 1 मिनट, ये मान लो कि ये बांस है। ठीक है साहब, इसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं, तो मैं मान रहा हूँ 4 टुकड़े करता हूँ। तो देखिए मैंने एक टुकड़ा ये किया, एक यहाँ हो गया, 4 बराबर करना ना, 2 किए, 3 और 4, तो मैंने कट कहाँ कितनी जगह लगाया, 4 टुकड़े करने थे, 4 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा आपका ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। लेकिन 4 टुकड़े करने के लिए 4 बार कट नहीं लगाया मैंने, कितनी बार काटा उसको, ये यहाँ एक कट लगाया है ना, फिर यहाँ एक कट लगाया, और फिर यहाँ एक कट लगाए, यानी कि 3 कट लगाए। कितने, 1 2 और 3, 3 कट लगाए तो 4 टुकड़े हो गए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितनी बार काटा गया, तो 3 बार काटा गया, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। लिखा हुआ है कि कक्षा 5 की गणित प्रश्न पत्र में कोई बच्चा उत्तीर्ण नहीं हुआ यानी कि सारे बच्चे फेल हो गए। ठीक है, यह सोचकर अध्यापक ने प्रत्येक छात्र के अंक 3 गुने कर दिए। ठीक है साहब, तो सभी छात्रों का परीक्षा फल घोषित किया गया, तो अनुज नाम का जो व्यक्ति था उसके अंक 3 गुने नहीं हुए, और उसने देखा कि जैसे थे पूर्ववत ही रह गए, यानी कि पहले जो नंबर थे वही रह गए। तो अनुज ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, 10 किए, 15 किए, 5 किए, 0 किए। तो अगर 3 गुने नहीं हुए तो आप समझ जाओ कि कितने आंसर लाए होंगे उसके, या फिर कितने नंबर आए होंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी कि 0 का 3 गुना करेंगे तो वापस से कितना ही रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। इसलिए इसके अंक नहीं बढ़े, वरना 10 होते तो 30 हो जाते, 15 होते 45 हो जाते, 5 होते तो 15 हो जाते, इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। लिखा हुआ है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन हो गया, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। मैंने बताया था कि आप स्थान बना दो, स्थान 4 स्थान है, सम संख्या है, तो 4 स्थान बना दिए, 1 2 3 और 4। और उसने बोला है कि लगातार सम संख्याएं हैं, तो ठीक है, जो औसत होता है वो यहाँ आएगा, कहाँ, बिल्कुल बीच में, यानी कि औसत यहाँ आ जाएगा 15। और सम संख्याएं हैं यानी कि 15 के बाद 16 आती है, 16 के बाद आती है 18, और 16 से जो पहले सम संख्या आती है वो होती है 14, और उससे पहले आती है 12। ठीक है साहब, अब ये हो गए मेरे पास 4, 12 14 16 और 18, चारों संख्याएं आ गई। उसने बोला दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो 18 है, लेकिन दूसरे नंबर की कौन सी है, तो दूसरे नंबर की हो जाएगी 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि नीता जो है प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। ठीक है साहब,
वो कक्षा 4 में गणित पढ़ा रही है और उसने शाम पट्ट पर इस प्रकार की संख्याएं लिखी, लेकिन उसने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर ये संख्याएं लिखी। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तक संख्याएं लिखी। वो बोल रहा है कि नीता ने एक छात्र से पूछा कि इन संख्याओं में कितनी सम संख्याएं हैं। छात्र ने उत्तर दिया कि सभी संख्याएं सम हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि अध्यापिका के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, आपके बात समझ में आ गई कि नीता जो है एक अध्यापिका है, कक्षा 4 में पढ़ा रही है। उसने बोर्ड पे 1 से 10 तक गिनती लिखी और छात्र से पूछा कि सम संख्याएं कितनी हैं। तो छात्र ने कहा कि भैया सभी सम है। छात्र भी मेरे जैसे ही होगा, उसने देखा कि अपने समझ में नहीं आ रहा, उसने कहा कि सभी सम ही है। लो साहब, अब क्या करूं? तो वो बोल रहा है कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए, इस प्रकार के अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाएं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को बताएं कि सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 से भाग देना पड़ता है, या फिर बताएं कि प्रत्येक संख्या पर गोला खींचकर सम विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में समझाएं और छात्रों से बोर्ड पर इस प्रकार के प्रश्न करवाएं, या फिर ऑप्शन नंबर डी बताएं कि सम संख्या सदैव 3 से विभाज्य होगी, छात्रों को समझाएं। चलिए, क्या करना पड़ेगा अध्यापिका को? आप अगर अध्यापक होते तो क्या करते? यहाँ पे ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेते कि इस प्रकार के अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाते, या फिर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को बताते कि सम संख्या के लिए 2 से भाग देना पड़ता, या फिर प्रत्येक संख्या पर गोला खींचकर बताते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे बताते कि ये 2 4 ऐसी सम संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताते, और इस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड पर करवाते छात्रों से, या फिर सम संख्या 3 से विभाज्य होगी। ये तो होता ही नहीं है, गलत हो गया है। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों ने लगा लिया होगा, वैसे समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार का आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 तक बताने के लिए सब पे गोला खींचकर सम विषम अभाज्य संख्याएं बतानी पड़ेगी। और एक और चीज़ मैं आपको गारंटी से बता दूं कि ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन में करवा रहा हूं, मैं नहीं मानता कि पिछले जो पेपर मैंने देखे हैं इससे ज़्यादा लेवल वो पूछेगा। तो आपकी ये मानकर चलिए बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। बस आपको इतना सा करना है कि साथ साथ में तैयारी करते चलना है और तैयारी को नहीं छोड़ना है। बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है आपकी, मानो ना मानो, वैसे मानते हैं सभी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित किया गया। कल मैंने क्वेश्चन करा था, ऐसे सेठ जी बनवाए थे, बिठाए थे, है ना सेठ जी, वैसा क्वेश्चन आज भी आ गया। लो साहब, क्या करा कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित कर दिया। यदि जो है इस पर 20% की फिर छूट भी दी जाती है तो लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन पहला है, न लाभ न हानि, है ना। न तो लाभ होगा, 20 ज़्यादा अंकित किया, 20 की छूट दे दी, लाभ हानि कुछ नहीं हुआ। या फिर 4% का लाभ हुआ, या 1% का लाभ हुआ, या 4% की हानि हुई। इसका आंसर आप लोग कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, मैंने क्या किया, मैंने माना कि मेरी जो आपकी चीज़ है वो 100 रुपए की है, ठीक है साहब। उसने 20% ज़्यादा अंकित किया, तो 20% ज़्यादा करेगा तो कितना कर देगा, 120 लिख देगा उस पर एमआरपी। अब वो बोल रहा है कि इस पर 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 120 पे 20% की छूट देगा। तो 120 का 20% निकाला उसने, तो देखा कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटी, यानी 12 दूना 24, यानी कि उसको 120 पे 24 रुपए की छूट देना पड़ेगी। तो 24 रुपए की जब छूट देगा तो चीज़ बेचेगा वो 96 में। कितने में बेचेगा, 96 में। तो अब 100 रुपए की चीज़ थी, 96 में बेच रहा है, तो कितने की हानि हुई, तो 4% की हानि हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4% की हानि। इसे नहीं करके इसकी ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक अगर मैं देखूं तो ट्रिक मैंने आपको बताई भी थी। अगर सेम परसेंटेज हो, आपको 20% बढ़ा रहा है, 20% घटा रहा है, तो जब भी सेम परसेंट में इंक्रीज हो और सेम परसेंट में डिक्रीज हो, यानी कि 20 की इंक्रीज हुआ और 20 का डिक्रीज हुआ, तो आपको क्या करना है, उस परसेंटेज का स्क्वायर कर दो और बटे 100 कर दो। कैसे, अब 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 400, और बटे 100 करोगे तो 100 से कट के आ जाएगा 4। और ये जो आता है सेम परसेंट में इंक्रीज और सेम परसेंट में डिक्रीज, उसमें हमेशा क्या होती है, हानि या फिर घाटा ही होता है, उसमें हानि होती है। तो 4% की हानि इसका आंसर आ जाएगा। मान लो आपसे मैंने यही क्वेश्चन 20% की जगह आपसे बोल दिया 25% ज़्यादा अंकित किया और 25% की वापस से छूट दे दी, या फिर किसी संख्या को 25% बढ़ाया और 25% घटा दिया, तो मूल परिवर्तन कितना हुआ। तो आपको मैंने ट्रिक बता दी कि सेम परसेंटेज हो तो मेरे को क्या करना है, 25 का स्क्वायर करना है, बटे 100 कर देना है। तो 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625, और बटे 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6.25। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कि 25% की बढ़ोतरी और 25 की कमी आ जाएगी, तो 6.25% की कमी, या फिर अगर लाभ हानि में पूछे तो 6.25% की क्या हो जाएगी, हानि। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे भी क्लियर है ये स्थिति, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक कक्षा 3 के
3 में यानी कि 3rd नंबर की कक्षा जो है तीसरी गणित के अध्यापक ने बच्चों से कहा कि छुट्टी होने से 30 मिनट पहले सभी बच्चे गिनती बोलेंगे। इससे शिक्षक का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन, शिक्षक आराम करना चाहता है ना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक चाहता है कि गणित की पढ़ाई सभी कक्षाओं में एक साथ हो जाएगी। शिक्षक सोचता है कि गिनतियां सिखाने के बाद बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक चाहता है कि इससे मानसिकता का विकास होगा तथा प्रश्न हल करने की त्रुटियों में कमी आएगी। तो क्या चाहता है शिक्षक? आराम करना चाहता है क्या 30 मिनट पहले गिनती बोला के? या फिर शिक्षक चाहता है कि गणित की पढ़ाई सभी कक्षाओं में एक साथ हो जाएगी? या फिर शिक्षक सोचता है कि गिनतियां सिखाने के बाद बच्चे गणित के प्रश्न हल करना सीख जाएंगे? या फिर ऑप्शन नंबर डी, कि शिक्षक चाहता है कि इससे मानसिकता का विकास होगा और प्रश्न हल करने में त्रुटियों में कमी आएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक चाहता है कि मानसिकता का विकास होगा और प्रश्न हल करने की त्रुटियों में कमी आ जाएगी। शिक्षक आराम नहीं करना चाहता है यहाँ, है ना, बोलवा के, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। लिखा हुआ है कि 5 पेन का मूल्य 15 पेंसिल के बराबर है, तो 90 पेंसिल के बदले कितने पेन लिए जा सकते हैं? ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिए। कैसे करेंगे? देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 5 पेन बराबर 15 पेंसिल, है ना। तो एक पेन बराबर कितना हो गया? तो 5 दिया 15, तो एक पेन बराबर 3 पेंसिल, है ना। एक पेन के बदले में कितनी पेंसिल आ रही है? 3 पेंसिल। यानी कि मान लो यहाँ पे वो बोल रहा है कि 90 पेंसिल है, तो यहाँ पेंसिलें 90 हो गई, तो कितने पेन हो जाएंगे? तो 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। यानी कि 30 पेन आ जाएंगे 90 पेंसिलों के बदले, है ना। 1:3 का रेशियो है, तो 90 पेंसिलें हैं तो 90 के नीचे 3 लिख दो और 1 के बराबर कितना? तो 3 से काटेंगे 30 आ जाएगा। यानी कि 90 पेंसिलों के बदले कितने पेन आ जाएंगे? 30 पेन आ जाएंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। लिखा हुआ है कि वह विधि जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो उदाहरण से नियम पे जा रहे हैं, मतलब आपका दिमाग दौड़ गया होगा और करेक्ट आंसर भी लगा लिया होगा कि आगमन विधि इसको कहा जाता है, जिसमें पहले उदाहरण फिर नियम की ओर जाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आगमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने में 9 अंक जो है कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा, 10 बार आएगा, 20 बार आएगा या 21 बार आएगा? चलिए आप लोग कर लीजिए कि 9 अंक जो है कितनी बार आएगा। वैसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखिए, 1 से जो 9 तक है, 1 से 10 तक में कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, 9 बार और 11 से 20 तक में कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ऐसे करके जो है कितनी बार आएगा? 10 बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये तो 10 बार, तो ये लाइन हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि फिर 91 वाली लाइन में देखेंगे तो 91 वाली लाइन में कितनी बार आया है? कि 91 वाली लाइन में 99 तक कितनी? 9 बार तो ये आया, और यहाँ एक बार आ गया था तो ये 8 बार, यानी कि ये तो 10 बार और ये 8 बार। ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा तो 9 बार, तो 10 और 9 कितना हो गया? 19, और एक और आया तो 20। चले जोड़ लीजिएगा, कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। एक बार और जोड़ लेते हैं। देखिए, 1 से लगाकर 10 तक में यहाँ आ रहा है 9। ठीक है, ऐसे करके 99 तक, 9 से लगाकर 99 तक, यूं करके कितना आ रहा है? 10 बार आ रहा है ना। यूं करके नहीं, 11 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 11 बार। और यहाँ 91 से लगाकर 98 तक, है ना, 98 तक, तो ये 8 बार ये आ गया। ठीक है, तो 11 और 8 कितना? 19 हो रहा है क्या? 19 आ रहा है या 20 आ रहा है? चलिए इसको होमवर्क में रख लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। कितना आ रहा है? 19, 20। यहाँ ऑप्शन में शायद दिक्कत है। इसका करेक्ट आंसर आप बता दीजिएगा कि 24 का आंसर ये आ रहा है। आप गिन के देख लीजिएगा, वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है कि 9 कितनी बार आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। लिखा हुआ है कि गणितज्ञ प्लेटो के अनुसार, यानी कि गणितज्ञ जो थे प्लेटो, है ना, क्वेश्चन आया था अभी कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। यह कथन प्लेटो ने दिया, ये तो अपनों ने अभी ऊपर सीख लिया था। वो बोल रहा है कि यह कथन जो है गणित के किस विषय पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया? किस विषय पर? गणित के व्यावहारिक मूल्य पर, गणित के बौद्धिक मूल्य पर, गणित के सांस्कृतिक मूल्य पर, या गणित के अनुशासनात्मक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया? हालांकि प्लेटो ने कहा यह बात सत्य है कि गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, ये बात प्लेटो ने कही, लेकिन इसका
इस पर, इस विषय पर, किस विषय पर कहा, व्यावहारिक मूल्य पे कहा, बौद्धिक मूल्य पे, सांस्कृतिक मूल्य पे या अनुशासनात्मक मूल्य पे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बौद्धिक मूल्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और एक और चीज़ मैं एक बार और बोलता हूँ कि स्कोर सभी लोग कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लग रहा है, डेली आपको कैसा लगता है, वो भी आप कमेंट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे कल कमेंट में कहीं दिखने को मिला था, किसी मेरे भाई ने या किसी बहन ने, किसी ने कमेंट किया था, मैंने नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया, वहीं से क्वेश्चन लिख के यहाँ टाइप कर दिया और आपके क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया। तो और किसी को ज़रूरत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर देना, अगर हो सकेगा तो मैं उसको इंक्लूड कर लूँगा, है ना। क्योंकि आप लोग हो और मैं हूँ, कौन है आप, तो एक आप हो और एक मैं हूँ, हमको ही मिलके सिलेक्शन लेना है। क्या करना है, आपको और मेरे को ही मिलके सिलेक्शन लेना है, बाकी कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा अपनी मदद करने। तो आपको क्या करना है, स्वयं की मदद करना है। कैसे, जो आ रहा है वो करते जाओ, अच्छी प्रैक्टिस करते हो, जो नहीं आए वो पूछते जाओ, बस यही तो तरीका होता है। चलिए इसको कैसे करेंगे, वो बोला है दो संपूरक कोणों के बीच 48 डिग्री का अंतर है, तो बड़े कोण का माप बताओ। इसको करने के दो तरीके बताता हूँ। कैसे, आपको संपूरक कोणों का तो पता होगा, सभी व्यक्तियों को पता होगा कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है साहब। अब एक तरीका तो ये है कि 48 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो पहले तो 48 खत्म करो, कि ये जो अंतर आ रहा है मैं अंतर बिल्कुल नहीं रखता हूँ किसी में, बराबर कर दूंगा। कैसे, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 7 में से 4 गया 3, यानी 132 डिग्री आ रहा है। अगर 48 डिग्री का अंतर नहीं होता तो 132 डिग्री आता, तो दोनों कोण कितने कितने का हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी कि 66 डिग्री के दोनों कोण हो जाएंगे। अब बड़ा कोण बताना है, तो 48 डिग्री का अंतर है, यानी कि बड़े कोण में 48 डिग्री जोड़ दो। तो 48 डिग्री जोड़ते ही आपका आ जाएगा कितना, 6 8 6 14 का 4, हसीला का 1, 7 और 4 11, यानी कि 114। तो बड़ा वाला जो कोण है वो आ जाएगा 114 डिग्री का, और छोटा वाला जो है आपका आ जाएगा 66 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि संपूरक कोणों के बीच 48 डिग्री का अंतर है, बड़े कोण का माप क्या है, तो क्या करो, पहले अंतर घटा लो। यानी कि जैसे मान लो यहाँ 48 की जगह 20 डिग्री का बोल देता है कि 20 डिग्री का अंतर है, मैं क्या करता, 180 में से 20 घटाता और कितना लिख देता, 160। तो दोनों कोण मेरे 80-80 डिग्री के आ जाते, और एक में 20 का अंतर है, यानी कि एक हो जाता 20 बड़ा, तो एक हो जाता 100 का और एक हो जाता 80 का। उसी प्रकार से अभी 114 का हो गया और एक हो, तो 114, यानी कि आंसर आ गया सी। अब मैंने बताया एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, आप मान लो कि एक कोण तो आपका x डिग्री का है, एक और 48 डिग्री का अंतर है, यानी कि एक और हो जाएगा इससे 48 डिग्री बड़ा होगा, यानी कि x प्लस 48 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, दोनों कोणों को, तो कितना मान आता है, आप बोलोगे 180 आता है साहब, तो 180 बराबर में लिख दोगे, और x और x मिला के आप लिख दोगे 2x प्लस 48 बराबर 180, और ये 48 इधर माइनस कर रहे हूँ, तो यहाँ करते ही आपका आ जाएगा कितना, 132। ये वही कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट अपन देखें अगर तो 48 मैंने भी माइनस किया था, आप भी माइनस ही करते हो, तो 2x किया मैंने भी बराबर ही बांटा था। 2x मतलब क्या करा, दो भागों में बांट दिया, तो 66 आ गया, x बराबर 66 आ गया। और आपसे बोला है कि बड़ा वाला कौन बताओ, तो x प्लस 48 कर रहे हो, तो 66 में मैंने भी 48 जोड़ा था, आप भी 48 जोड़ रहे हो, तो 114 आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों की त्रुटि की संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए, यानी कि प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण में बच्चों की त्रुटि की संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को गणितीय चिन्हों का प्रयोग बार बार करवाना चाहिए, या बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना चाहिए और बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न बोर्ड पर हल करवाने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों को मौखिक प्रश्न हल करने का अभ्यास करवाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों को पूरे समय गणित में स्कूल में गणित ही पढ़ाएं। बोलो आप, हैं त्रुटि की संभावना कम क्या करने की बोला इन्होंने, तो मतलब सारे पीरियड मैथ्स की करती, बोला आप, हैं। चलो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण में बच्चों की त्रुटि की संभावना को कम अगर करना है तो इन चारों उपाय में से क्या उपाय आप करेंगे। तो मेरा जो उपाय है, मेरा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण किसको कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो आपको मिलते होंगे, है ना, कोई कोई के अरे यार मैथ्स कह रहा है, मैथ्स तो बहुत टफ है यार, उसका पहला जो वर्ड निकल के आया कि मैथ्स तो बहुत टफ है, टफ है मतलब होती नहीं है, तो उसके जो वर्ड ने आपके दिमाग पे वार किया वो क्या किया, सकारात्मक दृष्टिकोण की जगह उसने कौन सा दृष्टिकोण डाला, आपके नकारात्मक दृष्टिकोण। और लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स से सिंपल
कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। चलो ये बात तो कोई नकारात्मक कोई नकारेंगे कि सर रहने दो आप तो, है ना। चलो कोई बात नहीं। और बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न जो है बोर्ड पर हल करवाने से क्या होगा, जब बोर्ड पे हल करवाए जाएंगे तो बच्चों के दिमाग पे असर पड़ेगा कि ये वाले क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। लिखा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच कितना अंतर है, 998, 898, 899 या फिर 989। चलिए बड़ा सिंपल कैसे करेंगे, देखिए करने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप लिख दोगे 100, इन दोनों का अंतर मतलब घटा दोगे 99 और यहाँ आ जाएगा 8, यानी कि कहाँ आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है 899, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है और एक विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को शामिल ना करें तो औसत 5 कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने हैं, 55, 105, 115, 160, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर, आप बताइए कि कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए करने का तरीका क्या है, मैंने बताया भी था आपको 10 विद्यार्थियों को औसत 60 है, तो 10 के 60 नंबर आ रहे हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 600 हो गए। वो बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को शामिल न करो, तो 10 की जगह कितने कर दो भैया, 9 कर दो, और औसत अगर 5 कम हो गया तो 60 की जगह कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक है साहब। तो 10 से 9 हो गए, 60 से 55 हो गया, ठीक है। तो 9 पंजे 45, हंसी लगा 4, 9 पंजे 45 तो 4 49, तो 495, तो कितने कम हो रहे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, और इधर कितना बचा, 5 में 4 गया 105, तो कहाँ आ रहे हैं 105, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि यानी कि अगर उसके शामिल नहीं किए गए तो वो कितने नंबर थे उसके, 105 नंबर थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर लिखते हैं। लिखा हुआ है कि एक अध्यापक ने रोहित से कहा कि 2 अभाज्य संख्याएं a तथा b, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो छात्र द्वारा दिया गया आंसर इस प्रकार है कि a और b का लघुत्तम समापवर्तक a इंटू बी या फिर ab हो जाएगा। तो क्या छात्र का यह हल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है तय नहीं कर सकते, या फिर ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं ए और बी, मान लेते हैं अभाज्य संख्या शुरू की 2 ले लेते हैं, 3, तो 2 3 का अगर एलसीएम निकालना है तो मेरे को बताओ क्या एलसीएम आता है, तो आपका दिमाग चला 2 तिया कितना होता है 6, तो उस छात्र ने क्या आंसर दिया था कि ए बी का लघुत्तम, उसने क्या किया था, लघुत्तम क्या करा, 2 और 3 का डायरेक्ट 2 इंटू 3 करा और यहाँ 6 लिख दिया, तो यहाँ भी 6 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या है, सही है, हाँ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। देखिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी मित्र कि ये जो क्वेश्चन थे आपको कैसे लगे, है ना, और तैयारी कैसी चल रही है, और मेरी तरफ से क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए पहले मैं 15 क्वेश्चन लाता था केवल मैथ्स के, तो आपने बोला सर 30 क्वेश्चन लाओ, तो मैं 30 क्वेश्चन लाया। पहले पेडागोजी के नहीं लाता था, तो आपने बोला पेडागोजी के लाओ, पेडागोजी के लाया। फिर आपने जो भी बोला मैंने किया, तो आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि फीडबैक आप ज़रूर दें, वीडियो कैसा लग रहा है, भले ख़राब लग रहा है तो ख़राब लिख दीजिए, अच्छा नहीं है, पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, और अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी ज़रूर लिखें। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन मिलता है मेरे को, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। और आपका जो 40 डेज़ का कोर्स है वो भी आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं, पेड कोर्स चलता है जिसमें आपका MP टेट का जो पूरा सिलेबस है मैंने करवाया है। ये लग रहा है मेरा फ़ोटो, है ना। 499 रुपये में, बहुत मिनिमम फीस है, घर बैठे, घर ही बैठे हैं भैया, है ना, घर बैठे पूरा सिलेबस करें आप, है ना। 9753749986 पर आप यहाँ जाकर आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए आप ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, बाकी और मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, घर रहिए आराम से, है ना, अच्छी तैयारी करिए, भगवान करे सबका सिलेक्शन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।